तो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़े क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जालक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? जालक ऊर्जा के बारे में, मतलब लैटिस एनर्जी के बारे में। और साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जालक ऊर्जा को कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। क्योंकि जालक ऊर्जा को बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर, राइट। लेकिन अगर आपने जो पिछला लेक्चर हमने कराया था वो नहीं देखा तो आपको लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये लेक्चर होगा। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। फाजदान का नियम जिसे हम कह रहे थे, फाजदान का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोनों लेक्चर आपको देखने, ये वाला भी और वो वाला भी। फाजदान का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो लेक्चर जरूर देखें। तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें बेटा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और बेटा दोस्तों का शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात कर रहे हैं बेटा जालक ऊर्जा, मतलब लैटिस एनर्जी। क्या होती है जालक ऊर्जा? अगर आपके पास धनायन है, सपोज दैट Na+ है और मेरा ऋणायन है Cl-, तो अब ये मेरा गैसीय अवस्था में होना चाहिए। धनायन भी गैसीय अवस्था में हो, ऋणायन भी गैसीय अवस्था में हो। तो किसी धनायन या ऋणायन के गैसीय अवस्था में होने पर इनके बीच एक आकर्षण होगा और आकर्षण के कारण ये एक जालक का निर्माण करते हैं, जिसे हम NaCl कहेंगे। ये एक जालक का निर्माण करते हैं और इस जालक के निर्माण के दौरान जितनी एनर्जी यहां से निकलती है, जितनी एनर्जी उत्सर्जित होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी धनायन तथा ऋणायन के द्वारा आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान, जब आयनिक यौगिक बन रहा है उसके दौरान जो एनर्जी यहां से निकलती है, जो ऊर्जा यहां से निकलती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? जालक ऊर्जा बोलते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं, राइट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो मेरे पास जालक ऊर्जा आती है वो 1 मोल आयनिक यौगिक बनाने में जितनी ऊर्जा निकलेगी उसे कहेंगे जालक ऊर्जा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जालक ऊर्जा क्या है। कि भाई आपके पास कोई धनायन है और दूसरा कोई ऋणायन है, तो उसके कारण एक आयनिक यौगिक बनेगा और जब वे आयनिक यौगिक बनाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ना, तो यहां से एक एनर्जी निकलेगी और उसी ऊर्जा को हम क्या बोलने वाले हैं? जालक ऊर्जा कहने वाले हैं। तो चेक करते हैं बेटा जालक ऊर्जा क्या है। जब गैसीय धनायन तथा ऋणायन आपस में मिलकर किसी आयनिक क्रिस्टल जालक के 1 मोल का निर्माण करते हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल जालक के 1 मोल का निर्माण करते हैं, तो इस परक्रम में जितनी ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जांपल भी लिया हमने सॉरी, Na+ गैस है, Cl- गैस है। Na+ जब Cl- से मिलेगा तो क्या बनाएगा? NaCl सॉलिड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? NaCl सॉलिड बनाएगा। और यहां से जो एनर्जी निकलेगी U, वो कितनी निकलती है? -788 किलो जूल प्रति मोल, -788 किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि यहां से एनर्जी निकल रही है ना, इसलिए नेगेटिव होगी। तो -788 किलो जूल प्रति मोल निकलेगी, यानी कि NaCl की जो जालक ऊर्जा है वो इतनी, राइट। एक और बात ध्यान रखना बेटा कि जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस प्लस में नहीं जाना बेटा। आपको यहां निकलना बता रहा है माइनस, तो के यहां से एनर्जी निकल रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन बेटा? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको इस पे नहीं जाना कि भाई ये माइनस के प्लस के, आपको देखना मैग्नीट्यूड, इसका नंबर कितना है? 788, बस 788 पे जाना है। किस पे जाना बेटा? 788 पे। क्या बात हो रही है कि जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उतनी आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होगा, यानी कि
जितना ज्यादा जालक ऊर्जा होगी उसके अंदर आयनिक लक्षण उतना ज्यादा होगा, या वो उतना ही ज्यादा आयनिक यौगिक होगा, जिसके अंदर जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा हो। तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उतनी आसानी से वो आयनिक बंध का निर्माण कर लेगा। राइट, ध्यान रखना बेटा। नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है कि जो जालक ऊर्जा है बेटा, इसे रफ कर रहा हूं जो जालक ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, आकर्षण बल के। जालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल के। अब कुलाम्स ने बताया था अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और इनके बीच अगर आकर्षण बल लग रहा है, लगेगा जो कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, तो कुलाम्स ने कहा था वो जो आकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा। अगर मान लीजिए Q1 और ये Q2 है, इन दोनों के आवेश के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और इनकी अगर बीच की दूरी r है तो इनकी दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुलाम्स में एक चार्ज है माइनस, दूसरा प्लस, तो इनके बीच आकर्षण लगेगा। अब ये जो आकर्षण बल है वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो सेम जो मेरे पास जालक ऊर्जा है वो डिपेंड करती है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? आवेश और अंतराण्विक दूरी पे, आयनों के बीच जो अंतराण्विक दूरी है उस पे। अब ये अंतराण्विक दूरी कब बढ़ती है? जब मेरे पास आयनों का आकार बढ़ता है, आयनों का आकार बढ़ता है। मान लीजिए एक मेरे पास जो है ये छोटा सा आयन है और एक मेरे पास है ये बड़ा सा आयन है, तो जाहिर सी बात है आर बढ़ जाएगा। इस बड़े आकार का आर बड़ा होगा, छोटे आकार का आर छोटा होगा। आर जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, आर जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उसकी जालक ऊर्जा भी उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि मैं आगे की ओर ये लिख सकता हूं कि मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब जो जालक ऊर्जा है वो आवेश के तो समानुपाती है, जो चालक ऊर्जा है बेटा वो आवेश के क्या है? समानुपाती। आवेश जितना ज्यादा होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा, आवेश जितना कम होगा जालक ऊर्जा का मान उतना कम होगा। मान लीजिए मेरे पास एक तो Mg टाइप पॉजिटिव है और एक मेरा Na प्लस है और एक मेरा Al टाइप पॉजिटिव है, तो बताओ चार्ज किस पे ज्यादा है? Al पे ज्यादा है ना, तो बस Al की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, और चार्ज जितना ज्यादा उनके बीच आकर्षण उतना ज्यादा होगा ना। राइट, तो आकर्षण ज्यादा लग रहा होगा मतलब जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। अब दूसरी ओर अगर मैं आकार की बात करूं, साइज की बात करूं, तो मेरे पास है एक तो Cl माइनस, एक मेरे पास F माइनस और एक मेरे पास Br माइनस। साइज की अगर बात करें तो Br माइनस का आकार बड़ा होता है Cl माइनस से, और Cl माइनस का बड़ा होता है F माइनस से। अब अगर आकार बढ़ेगा, आकार मतलब R बढ़ रहा है, तो अगर R बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, आकर्षण बल घट जाएगा, और अगर आकर्षण बल घटेगा तो फिर जालक ऊर्जा का मान भी घट जाएगा। तो ये बात भी आपको पता चल गई होगी कि कब जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है और कब जालक ऊर्जा का मान घटता है। मतलब जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हैं, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी आगे की ओर। इसे नोट कर लेना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बता दिया। तो मेरे पास जो जालक ऊर्जा है वो आकर्षण बल के तो समानुपाती है, और आकर्षण बल कैसे डिपेंड करेगा बेटा? आवेश और दूरी पर। आवेश जितना ज्यादा होगा आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, आवेश जितना कम होगा आकर्षण बल उतना कम होगा। दूसरा दूरी पर, दूरी जितनी ज्यादा होगी आकर्षण बल उतना कम होगा, दूरी जितनी कम होगी आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा किन किन कारकों से बदल सकती है, तो हमने बात करनी है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, और जिसमें पहली बात करें हम आवेश की, आयनिक आवेश। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया आवेश जितना ज्यादा होगा आकर्षण बल का मान उतना ज्यादा होगा, और आकर्षण बल का मान जितना ज्यादा होगा जालक ऊर्जा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो चेक करो बेटा, देखो देखो आयनों पर उपस्थित आवेश का मान अधिक होने पर उनके बीच
लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। आवेश जितना ज्यादा होगा, आवेश का मान अधिक होने पर उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार के आयनों से बने जालक की जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया MgO और LiF कि भाई दोनों में से किसकी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो चेक करते हैं, Mg पे डाई पॉजिटिव है, O पे डाई नेगेटिव है, Li पे प्लस है और F पे नेगेटिव। तो यहां देखो नेगेटिव भी ज्यादा, पॉजिटिव भी ज्यादा। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा है तो इनके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इनकी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यहाँ देखो एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस भी कम माइनस भी कम, और अगर प्लस भी कम और माइनस भी कम है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ आकर्षण कम होगा। और अगर आकर्षण कम होगा तो इनकी जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि MgO की जालक ऊर्जा का मान LiF से अधिक होता है। तो यही हमने इसमें लिख रखा है, चेक करो बेटा, ध्यान से देखो कि मेरे पास MgO की जालक ऊर्जा का मान LiF की जालक ऊर्जा के मान से अधिक होता है। ये लिखा है हमने, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ो, दूसरा फैक्टर है बेटा आकार। जैसे कि मैं बात कर रहा था आर की, तो अगर आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब जालक ऊर्जा का मान घट जाएगा, क्योंकि आकार बढ़ने से इनके बीच का आकर्षण बल घट जाता है, और अगर आकर्षण बल घट जाएगा तो जालक ऊर्जा का मान भी घट जाएगा। तो जैसे कि दूसरा फैक्टर हम बात करने वाले आयनों का आकार, साइज ऑफ आयंस। और चेक कर सकते हो आयनों का आकार छोटा होने पर नाभिकों के बीच की दूरी का मान कम होता है। नाभिकों के बीच की दूरी का मान क्या होता है, कम होता है। अगर आकार छोटा होगा तो नाभिक के बीच की दूरी का मान क्या होगा, कम होगा, जिससे उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। अगर दूरी कम है तो आकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। इस प्रकार के आयनों से बने जालक की जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब यहां पर हमने दो बातें ले रखी, एक सीजियम क्लोराइड और एक मेरे पास सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा ले रखा है मैंने LiF और यहां ले रखा है बेटा LiF और LiCl। चेक करो, ध्यान से देखो, यहां मेरे पास सीजियम पे +1 चार्ज है तो Cl पे -1 होता है। यहां मेरे पास Na पे +1 चार्ज है तो Cl पे -1 होता है। अब माइनस तो दोनों में ही सेम है, चार्ज भी दोनों पे सेम है। तो प्लस में देखो, प्लस में यहां पर सीजियम का आकार बड़ा होता है और सोडियम का आकार क्या होता है बेटा, छोटा होता है। और अगर आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान घट जाएगा। इसका मतलब यह है क्योंकि सोडियम का आकार छोटा है तो जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, सीजियम का आकार बड़ा है इसलिए जालक ऊर्जा कम होगी। तो आप बोल सकते हो भाई कि NaCl की जो जालक ऊर्जा का मान है वो सीजियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहां अगर देखें तो एक मेरे पास Li+ है और F नेगेटिव है, यहाँ Li+ है और Cl नेगेटिव है। तो धनायन तो मेरा सेम है, धनायन में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन ऋणायन की अगर हम बात करें तो F का आकार छोटा होता है। F का आकार क्या होता है बेटा, छोटा, और Cl- का आकार क्या होता है, बड़ा। मैं बात कर रहा हूं दोनों की, Cl- और F- में F- का आकार छोटा होगा ना, और Cl का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आकार बड़ा होगा तो जालक कम होगी, जालक ऊर्जा का मान कम होगा, और अगर आकार छोटा होगा तो जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब LiF की जालक ऊर्जा का मान LiCl की जालक ऊर्जा के मान से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जालक ऊर्जा क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जालक ऊर्जा क्या है। मेरे पास दो आयन है गैसीय अवस्था में, ये जब आपस में आएंगे, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, तो पास पास आने से ये 1 मोल आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। और जब ये 1 मोल आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी उसी ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहेंगे। ये जो जालक ऊर्जा है इसे U से प्रदर्शित करते हैं। जालक ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा आयनिक यौगिक उतनी आसानी से बना लेगा आयनिक बंध, यानी कि आयनिक बंध का मान उतना ही ज्यादा होगा, या उतनी आसानी से वो आयनिक बंध का निर्माण कर लेगा। राइट। अब हमने कहा जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो फैक्टर बताए मैंने जालक ऊर्जा को प्रभावित करने के, एक तो आवेश और दूसरा आकार।
आवेश जितना ज्यादा होगा चालक ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा, और आकार जितना बड़ा होगा चालक ऊर्जा का मान उतना कम हो जाएगा। तो ये चीजें हमने सीख ली, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नीट 1993 का एक क्वेश्चन है, चालक ऊर्जा के ऊपर ही आया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड्स विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। मुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी का मान किसमें होगा, तो या किसकी लैटिस एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर, एक आपको आवेश देखना है, दूसरा आपको आकार देखना है। आवेश जितना ज्यादा होगा चालक ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा, और आकार जितना बड़ा होगा चालक ऊर्जा का मान उतना कम होगा। तो दो चीजें देखनी है, के एफ की बात करें तो के पे प्लस, एफ में माइनस, एन ए की बात करें तो एन ए प्लस, एफ पे माइनस, सी एस पे प्लस, एफ पे माइनस, आर बी पे प्लस और एफ पे माइनस। माइनस तो सेम है तो माइनस को इग्नोर करो। प्लस में देखो, प्लस में आप चार्ज भी सेम दिख रहा होगा कि सब पे एक ही प्लस चार्ज है। तो दूसरा फैक्टर है मेरा आकार, तो आकार जितना ज्यादा होगा चालक ऊर्जा का मान उतना कम हो जाएगा। अगर मैं इनको आकार के ऑर्डर में रखूं तो Na प्लस का आकार छोटा होगा K प्लस से, K प्लस का आकार छोटा होगा Rb प्लस से, और Rb प्लस का आकार छोटा होगा बेटा Cs प्लस से। तो आकार जितना छोटा होगा, आकार जितना छोटा होगा उसकी चालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा आकार किसका है बेटा, Na का। तो इसका मतलब Na की चालक ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो जाएगा कि बी की चालक ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आकार सबसे छोटा है इसलिए चालक ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा चालक ऊर्जा को ज्ञात करने के तरीका। चालक ऊर्जा को हम ज्ञात करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल से। बॉर्न हैबर साइकिल से, इस साइकिल के द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं, चालक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। चालक ऊर्जा का पता लगा सकते हैं कि चालक ऊर्जा कितनी होगी किसी भी आयनिक कंपाउंड की। तो चेक कर सकते हैं बॉर्न हैबर साइकिल का यूज कैसे करेंगे। बॉर्न हैबर चक्र एक ऊष्मा रासायनिक चक्र है जो हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम पर आधारित है। मतलब हैस ने कहा था अपने स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम में कि आप किसी भी यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करो, कोई भी सोर्स हो, उसमें उपस्थित जो ऊष्मा होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। ये हमारा हैस का नियम था जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये आपको पता भी चल जाएगा। तो इसी के बेसिस पर ये हमारे पास आधारित है, यानी कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसकी एनर्जी फिक्स है, आप उसे किसी भी विधि से बनाओ। तो इसका मतलब फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी आयनिक यौगिक की जो बनने की जो ऊर्जा है, बनने की जो ऊर्जा है, निर्माण की जो ऊर्जा है वो फिक्स है। वो क्या है बेटा, फिक्स, क्योंकि उसे आप किसी भी विधि से बनाओ वो चेंज नहीं होती है। इसलिए हम ये जो हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल वो किसके आधार पर बेसिस पे बेटा, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम पर आधारित है। यह चक्र आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा को ज्ञात करने में उपयोगी है। ये जो चक्र है वो आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है बेटा। बॉर्न हैबर चक्र को निम्नलिखित सहायता समझ सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मुझे आयनिक यौगिक बनाना है, NaCl ले लेते हैं। तो मैंने NaCl बनाना है तो मेरे पास Na है। आप जानते हो Na ठोस होता है, Na क्या होता है, ठोस। समझना बेटा अच्छे से। प्लस Cl2 गैस है, Cl2 क्या है, गैस है। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे NaCl बनाएंगे क्या, NaCl, सॉलिड है। अब जाहिर सी बात है भाई, आप समझदार हो, यहाँ Cl 1 है और यहाँ Cl 2 है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर हाफ Cl चाहिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर। क्योंकि यहाँ Cl 1 है ना बेटा और यहाँ Cl 2 थे, तो इसलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, मुझे हाफ Cl चाहिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। मैंने कहा था जो चालक ऊर्जा है वो कैसे होती है, आयनिक यौगिक होना चाहिए और गैसीय स्टेट में, जैसे Na प्लस और Cl माइनस। जब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, दोनों पास पास आएंगे और पास पास आने से यहाँ जो एनर्जी निकलेगी उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, चालक ऊर्जा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर सोडियम को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा Na प्लस में, और वो Na जो प्लस है वो किस में होना चाहिए, गैस अवस्था में। ये ध्यान रखना बेटा, किस अवस्था में हो, गैस अवस्था में। क्लोरीन पहले ही गैस अवस्था में, तो क्लोरीन को बस माइनस में कन्वर्ट करना है।
और जब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके बीच आकर्षण लगेगा और वो आकर्षण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जालक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बेटा, इस सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा ठोस में, सॉरी आई एम सॉरी, सॉलिड को ठोस में, सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस। सबसे पहला काम है, क्योंकि मुझे सोडियम को गैस अवस्था में लाना है ना, तो पहले ठोस को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इस ठोस को गैस में कन्वर्ट करता हूं, Na को गैस में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी, भाई एक ठोस है, मान लीजिए ठोस है, इसको सीधा गैस में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। उस एनर्जी को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन ऊष्मा, सब्लिमेशन एनर्जी, डिनोट करते हैं डेल्टा से, इससे कह दो ऊर्ध्वापातन ऊष्मा। क्या बेटा, ऊर्ध्वापातन ऊष्मा। मैं लिख दूंगा, बाद में लिख दूंगा जब हम सिंबल लिख रहे हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया मेरा Na गैस, लेकिन मुझे Na गैस नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए Na गैस प्लस, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी है। और आप जानते हो कि जब किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, जिसे डिनोट करते थे आई से। तो मैं यहां बहुत बात कर रहा हूं आयनन विभव आई। आइए, तो बस आप आई से डिनोट कर लेते हैं, बस इसे आई से डिनोट कर लेते हैं, आई से, आयनन विभव। अब ये कन्वर्ट हो चुका है Na प्लस में। फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो, मुझे जालक ऊर्जा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जालक ऊर्जा। ध्यान से सुनो बेटा, फिर से, मुझे जालक ऊर्जा चाहिए, तो Na प्लस गैस हो, Cl माइनस गैस हो, और तभी NaCl का निर्माण करेगा, और ये प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, यहां से एक ऊर्जा निकलेगी, उसी ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अब जो सोडियम है वो प्राकृतिक में ठोस अवस्था में मिलता है। सोडियम प्राकृतिक के अंदर किस अवस्था में मिलता है बेटा, ठोस अवस्था में मिलता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। पहले तो मुझे ठोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में, क्योंकि भाई मुझे सोडियम गैस अवस्था में चाहिए, इसलिए मैंने ठोस को गैस में कन्वर्ट करा। तो ठोस को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं और जो एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम होता है ऊर्ध्वापातन ऊष्मा। तो मुझे यहाँ ऊर्ध्वापातन ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है गैस को Na प्लस में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब वो जो किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं आयनन विभव। हमने ऊर्जा दी तो हमारा इसका क्या निकल के आ गया, आयनन विभव निकल के आ गया। अब ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर होता क्या, मुझे Cl अकेला चाहिए। यहाँ तो Cl और Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है, Cl2 है ना, तो मुझे चाहिए Cl अकेला, Cl माइनस चाहिए मुझे, Cl2 माइनस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Cl माइनस। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा। और याद रखना, मैंने यहाँ पर जो Cl2 ले रखे हैं वो हाफ ले रखे हैं, तो यहां बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो उसकी आधी चाहिएगी। मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, 20 मॉलिक्यूल को, Cl2 के 20 अणु को तोड़ने के लिए 200 जूल चाहिए मान लीजिए। तो बताओ 10 अणु को तोड़ने के लिए कितने जूल चाहेंगे, 100 जूल चाहेंगे, नहीं जल्दी से बताओ, 100 जूल चाहेंगे नहीं चाहेंगे। बस वही बात है, आधी एनर्जी चाहिए। मेरे पास यहाँ पर Cl2 कितने, हाफ है, तो अगर एक को तोड़ने में D चाहिए, तो आधे को तोड़ने में कितने चाहिए, D/2, आधी हो जाएगी। D क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा। D क्या है बेटा, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। तो चेक करो, पहले मुझे Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में तो पहले ही है, वो गैस में तो पहले ही है। तो Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पर Cl2 हाफ है, इसलिए मुझे बंध वियोजन ऊर्जा भी कितनी चाहिएगी, हाफ चाहिएगी, D/2। अगर 1 मोल को तोड़ने में 10 एनर्जी चाहिए, तो हाफ मोल को तोड़ने 5 चाहिए,
तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 आता है, इसलिए डी को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि बंद वियोजन ऊर्जा तो 1 मोल के कारण होती है ना, हमें चाहिए हाफ मोल, तो इसलिए हमने 1 को हाफ से डिवाइड करा तो D/2 आ गया। अच्छा, अब मुझे Cl गैस नहीं चाहिए बल्कि Cl माइनस गैस चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भाया, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ माइनस कर देता हूँ क्योंकि निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद Cl माइनस जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहां से एक एनर्जी निकलती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। याद होगा आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है बेटा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो उसे जब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर यहां से एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। निकलती है मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो नेगेटिव होगी, निकल ली है ना। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मेरा Na प्लस और ये जो Cl माइनस है, अब ये आपस में क्या करेंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इनके बीच लगेगा एक आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल के कारण जो यहां से एनर्जी निकलेगी उसी एनर्जी को बोलते हैं बेटा हम जालक ऊर्जा। निकल रही है ना, तो इसलिए माइनस लो, इसी एनर्जी को बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, जालक ऊर्जा। यह है बोन हेबर साइकिल NaCl का, जो कि आपके सामने है। यहां से Na प्लस और Cl माइनस के बीच आकर्षण होगा ना, और इस आकर्षण के कारण यहां से कौन सी एनर्जी निकलेगी, जालक ऊर्जा। अब डेल्टा मेरे पास फॉर्मेशन, यहां पर डेल्टा HF, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन एनर्जी। फॉर्मेशन एनर्जी, ऊर्ध्वापातन उष्मा, या आप बोल सकते हो उत्पादन उष्मा। तो अब मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं इसके बाद। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो फॉर्मेशन एनर्जी है डेल्टा HF, इसकी जो फॉर्मेशन एनर्जी वो इन सब एनर्जी का सम होगा। जो फॉर्मेशन एनर्जी होगी वो इन सब एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। तो सम करते हैं, कैपिटल S प्लस I प्लस D/2 प्लस E, आप कहोगे सर जी यहाँ तो माइनस है, प्लस U। अरे वैल्यू तो माइनस रखोगे, E की जगह जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करके पुट करेंगे तो बाहर माइनस आ ही जाएगा। ऐसे चालक ऊर्जा की जो माइनस एनर्जी होगी वो माइनस करके पुट करेंगे तो बाहर माइनस आ ही जाएगा, है ना। तो अभी तो हम सम कर लेते हैं इन सब एनर्जी का सम, ये सब एनर्जी का क्या है, मेरा सम है ऊर्ध्वापातन उष्मा। अब किसी भी कंपाउंड की स्थिर उष्मा संकलन के नियम से मैं उत्पादन उष्मा निकाल सकता हूँ। सब्लिमेशन मुझे पता होगा, आयनन एंथैल्पी मुझे पता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पता होगी, बंध वियोजन ऊर्जा पता होगी, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, उसकी चालक ऊर्जा निकाल सकता हूँ। तो जहां सारी बातें लिख लेते हैं, कौन सी चीज क्या है, जहां मेरा डेल्टा THF है, उत्पादन उष्मा, उत्पादन उष्मा। ओके, ऐसे बेटा मेरे पास ऊर्ध्वापातन उष्मा, ऊर्ध्वापातन उष्मा, सब्लिमेशन एनर्जी। और बेटा आई क्या, आई आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनन विभव। ओके, और बेटा ई क्या, ई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और बेटा यू क्या, यू है मेरा जालक ऊर्जा। इसी पे तो बात चल रही है जब से, जालक ऊर्जा। इस तरीके से बोन हेबर साइकिल की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी और लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लाइक करोगे, वीडियो को कमेंट करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।